नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी A1 टीवी के सभी दर्शकों का खास मुलाकात प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं विश्व स्तर के पर्यावरणविद डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा से, जिन्होंने पर्यावरण के संबंध में काफ़ी काम किया है और इन्होंने खास करके पर्यावरण संबंधी गतिविधियों से जीविकोपार्जन कैसे किया जाए, इसके कारण विश्व स्तर पर ख्याति पाई है। आप ने पर्यावरण विज्ञान में MSc किया है, PhD भी किया है इसी में, और LLM की डिग्री मानवाधिकार, विशेष रूप से पर्यावरण अधिकार के क्षेत्र में LLM किया है। और वर्तमान में आप UN की संस्थाओं से जुड़कर अरावली रिफॉरेस्टेशन का जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है उसके प्रोजेक्ट हेड हैं, और नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप के ग्लोबल हेड और ग्लोबल फोरम फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, इसके भी ग्लोबल हेड की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उदयपुर में एक बिजरामा पर्यावरण प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके प्रोजेक्ट हेड का दायित्व भी डॉक्टर मेहरा संभाल रहे हैं। डॉक्टर मेहरा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा आज हमारे A1 टीवी की दर्शक हैं वो पर्यावरण के संबंध में जानकारी पाएंगे। पर्यावरण प्रेमियों के लिए आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज विश्व गौरैया दिवस है, और गौरैया दिवस पे हमारे साथ पर्यावरण से संबंधित विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और पर्यावरणविद जुड़ रहे हैं। तो आज हमारी जानकारी ये बढ़ाएंगे। डॉक्टर मेहरा, क्या आपको लगता है कि आधुनिक समाज के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक जानकारी और जागरूकता रख रहे हैं? पहले तो सबसे पहले नमस्कार और विश्व गौरैया दिवस पर आप सभी के शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि आज के संदर्भ में युवा पीढ़ी चूंकि AI का युग है, तो डेफिनेटली उनके पास विशाल ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे स्रोत हैं जिसमें उनको वृहद स्तर पर पर्यावरण की जागृति के हेतु जो भी जानकारी चाहिए वो मिल रही है। सही बात है। सवाल यह है कि वो जानकारी कितनी सत्यता लेकर आ रही है, या वाकई ऐसी है कि जो जमीनी हकीकत से मेल खा रही है, या सच में वाकई हमें उससे जोड़ रही है, या केवल हम जानकारी प्राप्त करके अपने आप में दबा के या अपने आप को ये मान के कि हाँ भाई जानकारी है, यहीं तक सीमित रख रहे हैं। इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो जानकारी में तो नो डाउट एनवायरमेंटल की अगर कॉन्शियसनेस की बात करें, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सभी पर्यावरण की बात कर रहे हैं। अब किस प्रकार से जा रहे हैं वो हम देखते हैं, मिलते हैं और जानकारी एकत्रित करते हैं, तो हमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वो प्राप्त होता है कि कहीं पे सही, कहीं पे गलत। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सही और गलत की जानकारी का स्रोत क्या आप समझते हैं, कहां से जानकारी लेनी चाहिए? अभी जैसे आपने जो A1 टीवी चैनल आज ये कर रहे हैं कि आप विशेषज्ञों को बुलवाते हैं, आप सभी से मुलाकात करवाते हैं। माध्यम यही रहता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट रूबरू होता है आम जन से, तो देखिए सभी एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, अपनी अपनी विषय विशेषज्ञता है, लेकिन उसके साथ साथ एक पारंपरिक हमारा एक फोरम चला आता है जो कि परिवार का या समाज का, या हम ये कहें कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज जिसको हम बोल रहे हैं। तो आप जब इस संबंध में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपको महसूस होगी, और जब इस कनेक्टिविटी को खुद अपनी कॉन्शियसनेस से समझेंगे, क्योंकि देखिए जब आप पुस्तकों से ज्ञान लेते हैं तो कोई भी बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे अगर कोई प्रोफेसर या कोई रिसर्चर हो, अगर कोई भी वो लिखी हुई चीज को पढ़ता है या पढ़ती हैं, तो आप देखिए कि जिसने ये कार्य किया होगा उन्होंने किस संदर्भ में उसको लिखा है, और आज जो आप वर्तमान में जिस भी जगह हैं या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, उस ज्ञान को अगर अपने परिप्रेक्ष्य में, अपनी जगह, अपने स्थान, अपनी परिस्थितियों के अनुसार जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल काम आएगा, लेकिन
उसका परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों के साथ चेंज हो जाएगा। तो वो परिप्रेक्ष्य हमें जानना आवश्यक है सही गलत जानने के लिए। बहुत बढ़िया। एक आजकल विकास विकास की बातें सभी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और देश भी कर रहे हैं, राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं। तो इस विकास की रफ्तार और इसके लिए बनाई गई जो रणनीति है सबकी, उसके कारण मानव जाति और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में क्या खतरे पैदा हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम विकास की जो दौड़ ले रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि एक अंधी दौड़ हम भाग रहे हैं इसमें, क्योंकि जो रफ्तार विकास की चल रही है, उस विकास के नाम पर हम इतना अंधाधुन जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं उसका इस प्रकार विनाश कर रहे हैं कि वो वापस हम उसकी ओर लौटना या तो कठिन है या असंभव है। इसलिए कि जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको देता हूं कि आज हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या कहीं ना कहीं तापमान में इस प्रकार वृद्धि हो रही है कि ये जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, और ये बातें आ रही है, सबकी जुबान पे है। लेकिन असल में हो कैसा रहा है, आप देखिए, जब आप अपने शहर की सीमा में रहते हैं तो वहां पे आपको तापक्रम का आप मेजर करिए, ये ऑब्जर्व करिए। मतलब मैं यहां आपको इस प्रकार बता रहा हूं कि आप खुद इसको फील करिए कि जब आप उसमें देखेंगे कि आपने शहर को कहा कि ये विकास हुआ है, तो शहर के तापक्रम को देखिए और थोड़ा सा आप गांव की ओर बढ़िए। जैसे ही आप गांव की ओर बढ़ेंगे तो आपको तापमान में कुछ अलग बदलाव नजर आएगा। क्या कारण है उसमें? क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये जो विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज को परिवर्तित कर रहा है? ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया है, क्योंकि ऐसे कई विकास के उसमें जब आप सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं, यानी ग्रे स्केप बना रहे हैं आप, और अपने ग्रीन स्पेसेस को या ब्लू स्पेसेस को खत्म कर रहे हैं, जो मतलब हरित अपनी पट्टिकाएं हैं या जो नीली पट्टिकाएं हैं, यानी जो वेटलैंड्स हैं या नम भूमि हैं, तो अब आप सोचिए उसका हश्र क्या होने वाला है और किस तरह से हो रहा है। तो विकास की परिभाषा हमें समझनी होगी, जाननी होगी कि विकास की दौड़ में कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में आधुनिक विकास की आवश्यकता है, ये सभी मानते हैं, और पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है, ये भी सभी मानते हैं। तो इस दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए किन सावधानियों की ज़रूरत पड़ेगी? सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए जिस पर, और आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए। इस बारे में आप कुछ जागरूकता बताएं। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, और मेरे ख्याल से हम सबको यह जानना भी अति आवश्यक है कि ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि विकास को रोक दें। विकास को रोकना नहीं है, लेकिन विकास, अभी आप देखिए कि कई परिकल्पनाएं आ रही है, सब अपनी अपनी थियरीज दे रहे हैं, लेकिन जरा गौर फरमाइए कि हमारी जो पारंपरिक इतिहास रहा है, हमारा मीन्स मैं केवल यहां पे भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी विश्व के किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी इकोसिस्टम को आप उठा के देख लें, वहां से संबंधित जो समुदाय रह रहा है, उनकी जो खास कस्टम्स, रीति रिवाज हैं, या कुछ भी किसी भी प्रकार का उनकी क्रियाकलाप है, वो कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं वहां के पारिस्थितिक तंत्र से। और उसी कारण हमने समय के साथ हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अनुभवों के साथ कुछ विशेष यहां पे नियम कायदे बनाए, लेकिन वर्तमान में हमने विकास में उनको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया है। अब यहां पे समस्या यहीं से पैदा हुई है कि जब हमने स्थानीय क्षेत्रीय परिस्थितियां जो कि विकास के लिए आवश्यक थी, उन परिस्थितियों को एक ताक में रख दिया, और हमने बाहरी या कई ऐसी व्यवस्थाओं को हमने लाकर अपने क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर थोपना शुरू कर दिया। मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यहां पे कि हमने फोर्सफुली उसको लाना शुरू कर दिया, या फिर हमने ग्लैमराइज वर्ल्ड की तरह उसको उपयोग में लाना शुरू कर दिया। तो जैसे उपयोग लाना शुरू किया, लेकिन सही मायनों में वो उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे भोग की संस्कृति हमारी पहले आ गई। विकास के नाम पे हमने कहा कि कीचड़ नहीं होना चाहिए, तो इसको सीमेंटेड कर दो, उसको पक्का कर दो। तो इसका सामंजस्य कहां जरूरी हो गया? हमें यह सोचना है कि नियम कायदे अगर आप देखेंगे तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि कितनी स्पेस हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, कितना पक्काकरण करना है, कितना हमें जो परिस्थिति है, प्राकृतिक अवस्थाएं हैं,
उसमें छेड़छाड़ करनी है। लेकिन जहां पे हमारी पॉलिसीज आई, जहां पे हमारी नीति आई, जहां पे हमारे कुछ ऐसे नियम कायदे, आधुनिक नियम कायदे आए, उन्होंने जो शब्दावली का प्रयोग किया, वो शब्दावली कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि मिस इंटरप्रीट हो गई या रिप्रेजेंट कर दी गई है जब उसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेके आए। क्योंकि हर एक कोई हर विषय का जानकार नहीं होता है, तो उस समय हमारा एक जो समन्वय होता है सभी विभागों का, वो कहीं ना कहीं मिस हुआ। और मिस होने से, जैसे एक सिंपल था कि हमने अपनी पॉलिसीज में कहा कि हमारे शहरों में एक ग्रीन पट्टिका होनी चाहिए, या अगर हम कोई इंडस्ट्रीज ला रहे हैं तो उसमें ग्रीन पट्टिका होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही कह दिया, बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन अब वो ग्रीन पट्टिका, वो हरित पट्टिका किसकी होनी चाहिए, कौन सी प्रजातियां होनी चाहिए वहां पे, और किस प्रकार का शहर के अंदर हम जो पौधे लगा रहे हैं होने चाहिए, ये सब पे भी तो ध्यान देना है। वहां हम मिस कर गए। तो वापस हमें वही पारंपरिक इतिहास अगर हम उठा के देखेंगे तो हमारे जितनी भी संहिताएं हैं या पुराने शास्त्र हैं, उसमें आप देखिए, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि जब ह्यूमन आबादी होती है या ह्यूमन पॉपुलेशन जहां रह रही है, आवासीय परिस्थितियां हैं मानव की, वहां पे किस प्रकार के पेड़ लगेंगे, हमारे खेत खलियान है वहां कैसे लगेंगे, नम भूमि है वहां पे किस प्रकार का पट्टिकाएं होगी, हरित पट्टिकाएं होगी, या हमारे जंगल होंगे तो वहां कैसी पट्टिका। तो ये जो सामंजस्य जो हम मिस कर गए हैं, पुनः इस विकास के साथ उसको हमें सोचना पड़ेगा। और हमारी पॉलिसीज में अब स्पेसिफिकली हर पॉइंट के लिए हमें काम करना पड़ेगा, ना कि एक जनरलाइज पॉलिसी वहां पे बनानी पड़ेगी। तब जाके हमारा जो विकास का और सतत विकास का जो मॉडल है वो हम चरितार्थ कर पाएंगे, हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे, और हम विकास को भी बिना रोके, हम उसको बिना तुषाराघात किए सतत बढ़ते चले जाएंगे। तो इन दोनों के समन्वय की अति आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। आपने ये बिल्कुल अच्छी बात बताई, सही बात बताई है, लेकिन कोई एक उदाहरण दे के आप बता सकते हैं जैसे आम जन को ये समझ में आए कि जो हो रहा है वो कहाँ तो ठीक है और कहाँ ठीक नहीं है, कहाँ उसके अंदर सुधार की जरूरत है। जी, तो अब आप जैसे देखिए, हम अपने शहर का शहरीकरण कर रहे हैं। आप जितने भी लैंड देखिएगा, हम लैंड लिया हमने और अपना एक या तो सोसाइटी के तहत हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये मैं बहुत साधारण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अभी इस समय सबसे बड़ा जो हमारी सोसाइटीज में है कि एक खुद का मकान होना चाहिए। और आप देखिए एडवर्टीजमेंट भी इसी प्रकार से आता है रियल एस्टेट का कि आपका स्वयं का मकान आप लीजिए। लेकिन आप जब सोसाइटी में जाते हैं, अगर आप सजग हैं इसके प्रति, तो सबसे पहले तो सोसाइटी जो बनाया, जिसने कॉम्प्लेक्स बनाया है, उस रियल एस्टेट में क्या पर्यावरण की सारी परिस्थितियों का ज्ञान लिया है? क्या वहां पे पानी की निकासी अगर उसको कर रहे हैं तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कुछ प्लांट्स हैं क्या, या जो ग्रीन वहां पे डेवलप किया गया है वो ग्रीन जोन किस प्रकार के पौधे लगाएं? जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, बहुत सामान्य सा। अभी एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम अपनी सिटी को बहुत स्मार्ट वे में तैयार कर रहे हैं, लेकिन पेड़ कौन से लगा रहे हैं? या आप भी अपने घर के बाहर कौन से पेड़ लगाते हैं? आप लगाते हैं आसोपल्लव, आप लगाते हैं गुलमोहर, आप लगाते हैं बॉटल पाम, और फिर उसके ऊपर क्या आपको कोई चिड़िया दिखती है क्या? क्या उसके ऊपर किसी प्रकार से और कुछ आपको बायोडायवर्सिटी दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को पहले प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम जो अपने घर आंगन में पेड़ लगा रहे हैं या पौधारोपण कर रहे हैं या पौध लगा रहे हैं, या हम जो अपना कचरा, एक सामान्य आजकल कचरे की भी बहुत बड़ी बात हो गई, ये भी मैं उदाहरण के स्वरूप देना चाहूंगा कि कचरा जो जनरेट हो रहा है, तो कचरा क्या आप अपने वहां सेग्रीगेट कर रहे हैं उसको? और सेग्रीगेट करके क्या हम गीले कचरे का कोई निस्तारण की व्यवस्था को हम कर रहे हैं, या हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो कलेक्शन करने वाले आ रहे हैं? क्या हम इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो हमारे उस पॉलिसी में किस प्रकार का, क्या हमने आम जन ने उसको जाके उस पब्लिक बॉडी से या जो हमारी गवर्नेंस है उससे उस सवाल किया है कि इसका आपने किस तरह से ये मेंटेन किया है? आपके पब्लिक पार्क हैं, उस पब्लिक पार्क में किस प्रकार के पौधारोपण हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रजातियों के पौध लग रही है, क्या उस पर हमने गौर किया? इन सब पे अगर हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी तो सीढ़ी यहीं से शुरू होती है, हमारे घर से शुरुआत होती है। ये उदाहरण में आप लीजिए कि सबसे पहले आप कम्युनिटी में अपना जो भी है, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो अपने कॉम्प्लेक्स की पूरी जानकारी लीजिए उसमें, और अगर आप एक इंडिविजुअल एंडोनमेंट ऐसा अपने हाउसेस बना के रह रहे हैं और कॉलोनी में रह रहे हैं, तो वहां पे आपके पब्लिक पार्क कितने हैं, आसपास की हरियाली कैसी है, कौन सी प्रजातियां हैं, कौन से प्रकार की वहां जैव विविधता है, और कैसे आपका कचरे का निस्तारण हो रहा है, कैसे अपने जो आप जिसको गंदा पानी बोल रहे हैं
उस पानी को वो जा कहां रहा है, क्या उसके जाने के बाद किसी प्रकार की और प्रजातियां उत्पन्न हो रही है, जैसे कई बीमारियां हो जाती है, हम कहते हैं कि पानी रुकने से, लेकिन ये पानी रुक रहा है, तो कैसे हम इसको बढ़ें? इसमें ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, कई उदाहरण हैं इसमें। डॉक्टर मेहरा ने हमारी जानकारी बहुत बढ़ाई है पर्यावरण के संबंध में। कुछ और सवाल मैं उनसे आपकी तरफ से पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर मेहरा, सरकारों और प्रशासन की विकास संबंधी नीति में विकासशील देशों और समाजों के लिए मुख्य चिंताएं क्या होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण यह आज की तारीख में सवाल है, क्योंकि देखिए हमारे अगर भारतीय संस्कृति की बात करें या भारतीय इतिहास को उठा के देखें या पारंपरिक उसमें देखें, तो कहीं ना कहीं जो आज हम सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था आती है, जिसमें अपना पर्यावरण आता है और समाज आता है। ये 3 पिलर्स जो सस्टेनेबिलिटी के या सततता के हम बात करते हैं या आज की जनरेशन हम कहती है, तो विकसित देश जो हैं उन्होंने अपना अर्थतंत्र बहुत मजबूत कर लिया और सामाजिक उसमें भी वो काफी बढ़ गए, लेकिन उसमें जो उन्होंने खोया वो पर्यावरण का हास हुआ, वो खोया। उनको समझ में आया। अब क्या हुआ कि इसी चीज को विकासशील देश जो कि अब उनकी तरह विकसित होना चाहते हैं, उनका देखने के साथ कि हम विकसित हों उसमें, तो इसमें क्या होगा कि उन्होंने वो विकास तो देख लिया, लेकिन उनका जो पर्यावरण का हास हुआ वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। विकसित देश विकासशील देश के ऊपर यह प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमने जो खोया वो आप मत खो, लेकिन वो जो नीति है कहीं ना कहीं वो एनफोर्स वाली नीति आ रही है। तो यहां पे विकासशील देश को, जैसे हमारा भारत देश विकासशील देश में है और हमारे जो आज की सरकार वो कह रही है कि हम आने वाले कुछ समय बाद विकसित उसमें आ जाएंगे, लेकिन विकसित के साथ साथ मुझे यह फक्र है कहते हुए कि हमारे जो पारंपरिक इतिहास रहा है अरण्य संस्कृति का, प्रकृति पुरुष का, कहीं ना कहीं उसका समावेशन भी जरूरी है। जब हमारी पॉलिसीज में उसको अनदेखा नहीं किया जाएगा, तो हम जो विकसित देशों ने खोया है वो हम आज विकासशील देश उसको बिना खोए प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप इतिहास उठा के देखिए, जब भारत इस कॉलोनियल रूल में चल रहा था, उससे पहले की अर्थव्यवस्था क्या थी और कॉलोनियल रूल में आया तब अर्थव्यवस्था का क्या था, विश्व में कितनी जीडीपी में उसका प्रपोर्शन था, और मैं अभी अर्थशास्त्र में बात नहीं करूंगा, लेकिन आज जब आप बात करेंगे तो कोरोना का उदाहरण के साथ मैं इस बात को रखना चाहूंगा, इस बिंदु को, कि कोरोना में आप देखिए सबसे ज्यादा फ्लरिश किसने किया, जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक या प्राकृतिक रोजगार से संबंधित लोग थे, स्पेशली एग्रीकल्चर। यानी जहां एग्रीकल्चर के थे उस समय एग्रीकल्चर ही बची थी और एग्रीकल्चर ने ही सबको बताया कि आने वाला समय केवल उसी का है जो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है या ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो हमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो धारणाएं हैं या प्राकृतिक पारंपरिक रीति रिवाज हैं, विश्व स्तर पर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह की पारिस्थितिक तंत्र में उनकी पारंपरिक क्रियाकलाप होते हैं, उनकी रीति रिवाज होते हैं, उनका पारिस्थितिक से संबंध होता है। तो विकास की जब हम अवधारणाएं रखें, पॉलिसीज बनाएं, उसमें इक्वल प्रपोर्शन हम पर्यावरण को ध्यान में रखेंगे तो हमारी इक्वल जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है, जो हम आज सतत विकास की बात कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, वो चरितार्थ होगी ही होगी। और अगर आपने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर फिर विकास के मॉडल को डेवलप किया, तो वो विश्व के लिए एक अलग उदाहरण के उसमें रखेंगे कि हम अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और हम अपने विकास के मॉडल को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों को समावेश करिए और फिर आगे चलिए, तो हमारी पॉलिसीज उसमें होनी चाहिए। और खास बात कि जब पर्यावरण और प्रकृति की हम बात कर रहे हैं तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं हो कि उसको कहीं ना कहीं लेट्स गो करके और फॉर टेकिंग फॉर ग्रांटेड जो बात करते हैं कि चलता है देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली पर्यावरण के सारे बिंदुओं को उसमें समावेश करके चलें। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मेहरा। यूएनएसडीजी द्वारा निर्धारित परिभाषा के संदर्भ और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में जनता की समृद्धि और धरती के पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ कैसे साध सकते हैं? बहुत ही बेहतरीन आपका ये था। ये आज की समय में हम युवाओं को सारी जन जागृति के लिए ये अति आवश्यक है जानना कि ये सतत विकास
लक्ष्य, ये बार बार आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, पर्यावरण मंत्रालय हो या विषय विशेषज्ञ हो, सबके मुंह से या आम जन से या विश्व स्तर की संस्थाओं से आपने सुना होगा सतत विकास मॉडल, सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोल रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 ऐसे गोल बनाए गए, ये 2015 में बनाए गए, और 17 गोल में लक्ष्यों में यह कहा गया कि जो विश्व की इस समय जो प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं हो रही है या प्राकृतिक संबंधित इन्वायरमेंट, पर्यावरण संबंधित जितनी भी हमें दिक्कतें आ रही है, उन सबको इसमें समावेशित किया गया है। और अलग अलग स्तर पर, केवल पर्यावरण को ही इसमें नहीं लिया है, उन्होंने सारी चीजों को लिया है। गरीबी भी है, गरीबी उन्मूलन, पढ़ाई को लेके, यानी एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो, कृषि व्यवस्था कैसे बने, हमारा शहरी या विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, कम्युनिटी सुदृढ़ कैसे हो, जेंडर इक्वलिटी कैसे हो, लेकिन पर्यावरण हर एक में आ रहा है इन 17 में। तो ऐसे 169 टारगेट्स रखे गए, 206 इन्होंने सूचक रखे गए, लेकिन इंडिया, भारत हमारा जो है, उसने भी हमारी सरकार ने इससे भी बढ़कर आगे यह कार्य किया कि उन्होंने छोटे से छोटे कार्य को भी इन सतत विकास लक्ष्यों के साथ काम करना, कार्य करना शुरू कर दिया। छोटे से उदाहरण के साथ मैं इस बिंदु को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने एक संस्था के साथ जब काम किया तो उस संस्था में जो महिलाएं थी, उन्होंने अपना एम्पावरमेंट करके और लोकल प्राकृतिक संसाधनों से अपनी जो पारंपरिक कलाकृति थी वो बनाती थी। अब उनका कार्य रोजगार का, वहां उनको तो रोजगार देना था, लेकिन जो पर्यावरणविद थे उनको वहां पे संरक्षण का कार्य करवाना था, और जो दूसरे जितने भी आम समाज सेवी थे या नेतागण थे, उनको अपना सामाजिक निर्वहन करना था। उन सबका जब मिश्रण हुआ तो उसमें आपका जेंडर इक्वलिटी आई, विमेन एम्पावरमेंट हुआ, लाइवलीहुड हुआ, जीविकोपार्जन हुआ, उसमें रोजगार के साधन बढ़े, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से वहां पे उन प्रजातियों का रोपण हुआ जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन करती हैं, और उन जैव विविधता का वहां संरक्षण होना शुरू हुआ। और जब यह सब का मिश्रण हुआ तो सब ने विन विन मॉडल पे इनको किया। तो एसडीजी इसी प्रकार का अलग अलग लक्ष्य हैं और उनके निर्धारण किए गए हैं। आप लोग सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसको आप अवश्य जानिए, और इसको डिटेल्स में आप यूएन साइट पे और भारतीय जो साइट्स हैं उसमें आप सब में देखेंगे सतत विकास लक्ष्य, और वहां से आप ये करेंगे कि आप कैसे उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं लोकल स्तर पे, यानी स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पे कार्य कर अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से कैसे आप जुड़ सकते हैं सतत विकास लक्ष्यों से, ये इसमें परिभाषित है। बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं आप। अब आपने बात की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जीव विकसित होते हैं और उनका एक बायोडायवर्सिटी जिसको अपन कहते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही है कि मानव और वन्य जीवों का टकराव सामने आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है कई जगह पे। तो इस विषय में आप इसका समाधान कैसे सोचते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत ही अति आवश्यक है आज के संदर्भ में, क्योंकि आज हम ये बहुत बात कर रहे हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, और अगर हम जयपुर की बात करें तो लेपर्ड का आपने देखा होगा बाहर आ रहा है शहर में। अब ये बाहर आ रहा है शहर में, मैंने भी बोला आपके लिए, लेकिन ये क्या सत्यता है क्या? जरा गौर फरमाइए, जिस जगह वहां पे वो विचरण कर रहा है, क्या वो जगह हमारी थी या हमारी है? गौर फरमाइएगा, थी और है में। जब आप पास्ट में जाएंगे तो ये जिन वन्य जीवों की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, वो तो उनकी जगह में, क्योंकि उनकी जगह को हम रोकते जा रहे हैं। शहरीकरण या मनुष्य, हम जंगलखोर हो गए हैं, हमने उन प्राकृतिक आवासों को खत्म करना शुरू कर दिया है, या हमने अपना विचरण वहां शुरू कर दिया है। जब हम वहां पे घूम रहे हैं तो जो वन्य जीव थे उनको वहां पे उनकी जो व्यवस्थाएं थी उसमें कहीं ना कहीं विचलन दिखा, भली वो भोजन के रूप में हो चाहे उनकी प्राइवेसी हो। तो जब उनको ये विचलन हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, मानव यहां आ रहे हैं, उनके साथ हमें बिल्कुल उसमें रहना है, तो वो भी आप जहां पे रह रहे हो, आपने जो उनके आवास को खत्म करके अपना आवास बनाया, तो अब वो वहां विचरण करने लग गए। अब विचरण करने लग गए तो एक बात ध्यान रखिए, कभी भी वन्य जीव आगे से बढ़कर मनुष्य के ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा। और यह ध्यान रखिए कि एकमात्र मनुष्य ही ऐसा जीव है जो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति रख रहा है।
यानी हम जो भोग संस्कृति में आ गए, आप ये प्रकृति में नहीं देखेंगे, वन्य जीव कोई भी भोग संस्कृति में नहीं है। वो भूखा होगा कोई भी, वो तब वो बाहर आएगा। या क्यों वो भी बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें उसकी भोजन की जो व्यवस्था थी, उसको हमने कहीं ना कहीं इस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, इतना हास हो गया कि वहां उसको मिल ही नहीं रहा है, तो वो बाहर आएगा, बाहर आएगा। इस बीच हम आ गए, हम डरे हुए, हम जैसे ही उससे डर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे डरता है बहुत ज्यादा, लेकिन हम डर रहे हैं, तो हम डर में कहीं ना कहीं उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो वो भी अटैक करेगा और यहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और या फिर एक प्रजनन काल में अगर वो अपने बच्चों के साथ विचरण कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, वो उसके सामने अगर हमारा आना हो गया, तो डेफिनेटली है एक मां अपने बच्चों को, एक पिता, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सेव करते ही हैं। हम भी तो करते हैं सेव, तो वो भी करते हैं। बाकी आप साइड में खड़े रहिए, उसके राह में कभी मत आइए, वो कभी आप पे अटैक नहीं करेगा, कभी आप पे कोई अटैकिंग नहीं होगी। बस यहीं पे हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारा प्रकृति पुरुष का सिद्धांत या अरण्य संस्कृति का जो हमारा सिद्धांत था, वो यहां पे लागू होता है कि पहले भी तो हम सामंजस्य में रहते थे, तो पहले इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे, आज क्यों हुए? क्यों? क्योंकि आज हमने अपार आईटी से ज्ञान तो बहुत ले लिया, लेकिन असल ज्ञान हम जो एक प्राकृतिक का साथ रह के हम पाते थे, वो मिस कर रहे हैं। तो जो हम पहली बात बिंदु में हमने बात की थी ना, देख लीजिए, उसका यहां पे आके हमें समझ में आता है कि ये मिस कर रहे हैं। तो ये जो हार्मनी का था, वो बॉन्ड हमारा टूट गया, और आपसी जो बहुत सामंजस्य था, उसको पुनर्स्थापित लाने की जरूरत है, ताकि हम जीव के साथ रह सकें, अन्य जीवों के साथ रह सकें, बिना डरे, बिना कॉन्फ्लिक्ट के। बहुत बढ़िया। मेहरा साहब, शहरी विकास के लिए हमने बात की स्मार्ट सिटी की, और स्मार्ट सिटी की जो नीति है, उससे पर्यावरण संबंधी जो खतरे पैदा हो रहे हैं, उसके समाधान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहां पे पुनः अपनी उस बात को रखता हूं कि जब हम स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, तो आपने उसमें ग्रीन बेल्ट दिया, कितने % ग्रीन बेल्ट दिया? सबसे पहले तो उसको इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन आप केवल पक्काकरण करके अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मिस होगा। आप उसको पारिस्थितिक रूप में अगर उसका विकास करेंगे, तो डेफिनेटली आप वो पारिस्थितिक तंत्र भी वहां पे ला पाएंगे स्मार्ट सिटी में। क्योंकि स्मार्ट सिटी का केवल मतलब ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। अगर आपने कोई एक पुरानी नदी बहती थी, उसको आज सारी नदियां हमारी नाले बन गई है, अब उस नाले को हमने चैनलाइज कर दिया पक्काकरण करके, तो ये मुझे, मेरे निजी, अगर मैं व्यक्तिगत स्तर पे कहूं, तो ये स्मार्ट सिटी में ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको हटाना पड़ेगा। आप उसको होलिस्टिक अप्रोच में, वहां पे रहने वाली जितनी भी कम्युनिटीज है, उसको इन्वॉल्व करते हुए, ओनरशिप देते हुए, और फिर उसको विकास करिए, फिर उसको डेवलप करिए आप, और स्मार्ट सिटी में उसका समायोजन करिए। स्मार्ट सिटी में हम आम जन को, मुझे नहीं पता, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि शायद 80 से 90% जनता को स्मार्ट सिटी के क्या क्या बिंदु हैं उससे, उसकी कोई जानकारी होगी। केवल स्मार्ट सिटी शब्द जानकारी होगी, लेकिन उसके अंतर्गत क्या है इसकी जानकारी नहीं होगी। तो जब जानकारी भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो आपने किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्मार्ट सिटी में नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट के नाम से, ग्रीनरी के नाम से, फ्लरिश करने के नाम से आपने एक ऐसे प्लांट को लगाया, ऐसी प्रजाति को लगाया जिसमें आने वाले समय में वो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज को जनरेट करेगी। और आपने लश ग्रीन तो बता दिया, ऊपर हवाई चित्र जीआईएस से आप कहेंगे कि देखिए हमारी सिटी ग्रीन हो गई, लेकिन उस ग्रीन में आपने कौन सी प्रजाति को लगाया है, आपको सोचने का विषय है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है। हेल्थ इशू वहां पे आने वाले विगत 5 से 10 साल में आपको देखने को मिल जाएंगे। मेडिकल्स में आपको आनी शुरू हो जाएगी कि कितने एस्थमेटिक या कितनी रेस्पिरेटरी डिजीज, कितनी पल्मोनरी डिजीज वहां पे पैदा हो रही है। तो हमें इस पे विचार करना होगा कि क्या कर रहे हैं। तो वहां की परिस्थितियों की जानकारी के बिना अगर हम स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को यहां लागू कर रहे हैं और इस तरह से लागू कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, यह स्मार्ट सिटी सक्सेसफुल नहीं होगी। और वही होगी कि एक बार बन गई और उसके बाद कुछ नहीं, बस वो चल रही है और पक्काकरण के नाम पे हमारा हो गया। क्योंकि एक और सिटी को स्मार्ट किया गया, नाम वो स्मार्ट सिटी में नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। अच्छे से मेरा मतलब, मैं ये टर्मिनोलॉजी व्यंग्यात्मक रूप से ले रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अरे भाई, लोग वक्त चिड़ियाओं को देखने आते हैं, हम यहां उनके लिए विकसित करेंगे। तो उन्होंने उस जगह में
फर्स्ट क्लास पक्काकरण करके चिड़ियाओं को देखने के लिए मनुष्यों को एक प्लेटफॉर्म्स बना दिए और ये हो गए। जिस वर्ष में वो बना उस वर्ष के बाद वहां चिड़ियाओं का आना ही बंद हो गया। अगर ऐसा विकास है और ये स्मार्ट सिटी के अगर कॉन्सेप्ट में ला रहे हैं तो माफ कीजिए, फिर आगे आने वाले समय में हम पर्यावरण को इसमें समावेशित नहीं कर पाएंगे और हम जैसे गौरैया का आज दिवस मना रहे हैं, हर प्रजाति का दिवस मनाने लग जाएंगे और पर्यावरण दिवस जो हम मना रहे हैं उसकी अवेयरनेस केवल दिवस के रूप में ही रह जाएगी और ये सब कॉन्सेप्ट रह जाएंगे और हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे। बहुत खास बात आपने बताई है जो बहुत उपयोगी है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को हम रोजगार सृजन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं जिससे कि पर्यावरण संवर्धन भी हो, संरक्षण भी हो और लोगों को इसमें अपना आजीविका भी मिले। और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस मुद्दे पर आपकी विशेषज्ञता है और विश्व में सब आपको इस विशेषज्ञता के कारण ज़्यादा जानते हैं, तो ये आप जानकारी हमारी जनता के लिए दें। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, क्योंकि देखिए ये भी क्यों करना पड़ा, इसके पीछे मैं अभी पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एक जनजातीय युवा ने मेरे से पूछा कि आपके साथ काम करके हम एक चिड़िया को बचा तो लेंगे, इसको हम पिंजरे में कैद नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, लेकिन 2-3 महीने बाद जब आप यहां से चले जाएंगे तो उसके बाद तो हम फिर वही जीविकोपार्जन के लिए यही कार्य करेंगे। ये 2002 में जब पहली बार मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमें ये फालतू में हार्डकोर साइंटिस्ट की तरह काम नहीं करना है। और वहीं से ये शुरुआत हुई कि किस प्रकार से रोजगार को उसको जोड़ा जाए। उस बालक को जब हमने देखा, उस किशोर को हमने देखा कि उसकी विशेषता थी कि वो आवाज निकाल के उस चिड़िया को पास बुला रहा है और कह रहा है कि ये चिड़िया आप खोज रहे हो ना, इस चिड़िया को बचा रहे हो, तो उसकी ये विशेषज्ञता है। उसको ये पता था कि कहां रह रही है, उसको ये पता था कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है। केवल उसको नहीं पता था तो उसका वैज्ञानिक नाम जो आज का आधुनिक साइंटिस्ट पूछते हैं, या उसके बारे में विषय में जो अंग्रेजी में नहीं मालूम है, या साइंस जो कहता है वो उसको पता नहीं था। हमने 2 साल का प्रयत्न किया और उसे उसमें पारंगत कर दिया। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह सवाल का उत्तर भी यहीं से शुरुआत होती है इसकी, कि कैसे ग्रीन मुनिया, हरी मुनिया, चलत मुसाफिर मोल लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, जो माउंट आबू में जब 2002 में हम गए और वैज्ञानिक जब हमने उसकी प्रेषण लिए तो जो 10 सैंपलिंग साइट थी उसमें 342 थे। और वही 2007 तक जब ये जो किशोर हमारे साथ जुड़े जनजाति, उसमें जो ट्रैपर्स थे, वो उन लोगों के साथ मिलते मिलते उनका डबल हुआ संख्या, और डबल होते होते आज की तारीख में 6 से 7 हजार प्लस वहां पे संख्या है इस ग्रीन मुनिया की, और वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। यानी ग्रीन मुनिया जो विलुप्त हो चुकी थी वो पुनः बढ़ने लगी। अब हुआ क्या कि ये 50 रुपए में उस समय बेचा करते थे और एक जोड़ा बेचते थे जो आगे चल के विश्व मार्केट में 50,000 था, और उस जोड़े से वो 50 रुपए कमाते थे। लेकिन जब इन्होंने इस बारे में वैज्ञानिक इसकी सारी टर्मिनोलॉजी को यूज किया, साइंटिफिक यूज किया, उसके बाद इन्होंने पक्षी अवलोकन कार्य शुरू किया और 2006-07 में ये वहां के नेचर गाइड बने। और उन्होंने इसको जब लेना शुरू किया तो 1 घंटे के उनको 500 रुपए मिलने लगे। देखिए 2002 50 रुपए, वो भी कभी जब उनके पास डिमांड आती, और 2006-07 में उनको महीने में 6 से 7 बार 1-1 घंटे के लिए 500 रुपए, बाकी जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहे। तो ये एक शुरुआत थी। और इस मॉडल को जब हमने आगे बढ़ाया, जब हमें भेजा गया भरतपुर, तो भरतपुर में बिल्कुल व्यवस्था दूसरी थी। वहां पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था, परंतु पानी एक समस्या थी, जल की एक राजनीति चल रही थी। जब उस पे कार्य किया तो वहां पे उसका संबंध कैसे लोकबागों के साथ था, तो वहां पे एक नया भरतपुर मॉडल डेवलप हुआ कि कैसे पानी के खत्म होने से वहां की प्रजातियां नष्ट हुई, और प्रजातियों के खत्म होने से वहां जो लोक ज्ञान था, आर्ट बनाने का एक विधा थी, वो विलुप्त हुई। तो उसको वापस पुनर्स्थापित किया तो उनका रोजगार शुरू हुआ। और इसमें विमेन्स बहुत आगे आई, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये आप नेट पे आप देखेंगे, बहुत आपको मिलेगा इसके ऊपर। तो रोजगार दूसरा मॉडल तैयार हुआ। फिर जैसे ही धौलपुर गए तो वहां की स्थानीय परिस्थितियां दूसरी थी। तो ऐसे करते करते जब ये मॉडल्स बने
तो इन मॉडल्स को हमारी सरकार ने ग्रीन माइक्रो फाइनेंसिंग में या एनवायरोप्रेन्योरशिप में या स्किल बेस्ड नेचुरल उसमें लिया। और जब यूएन ने इसको लिया तो उन्होंने इस मॉडल को शोकेस किया और कहा कि कैसे हम स्थानीय, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, आप अपनी जगह में जो भी आपकी प्राकृतिक संपदाएं हैं, संसाधन हैं, उसको लेके कैसे रोजगार जनरेट कर सकते हो, बस ये मॉडल आपको डेवलप करना है। उस पर और विस्तृत चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन इस समय मैं इतना ही बताता हूं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दोबारा आपसे मुलाकात करवाएंगे और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बातें रह गई हैं। हम आज इतना ही आपसे बात कर पाएंगे, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। तो अगली बार फिर आपसे मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर मेहरा की और दूसरे विशेषज्ञों की। बहुत बहुत धन्यवाद।